हेलो, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज एक नया अध्याय पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी। आवर्त सारणी क्या है? आवर्त सारणी कैसे डेवलप हुई? आवर्त सारणी का विकास किसने किया? कितने दिनों में ये विकसित हो चुकी होगी? आइए हम इन सब के बारे में आज अध्ययन करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आवर्त सारणी क्या है। इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल जो है डेवलप क्यों हुई, इसका क्या रीजन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक टेबल को पढ़ते समय डेवलपमेंट में जो लुईस क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ेंगे। लुईस के बाद प्राउड जो है उसका क्लासिफिकेशन या हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। एक डेबोराइन जो है उसने ट्राइड रूल दिया था, इस रूल को हम आज पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, इस अष्टक नियम का अध्ययन करते हुए अंत में पढ़ेंगे मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसको। ये आवर्त सारणी का जो है ढांचा है। आवर्त सारणी क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन चलते हैं, आवर्त सारणी है क्या, वास्तव में क्या है। द अरेंजमेंट ऑफ द ऑल नॉन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड properties in such a way that the element of the similar property are grouped together in tabular form is called the periodic table। यानी अगर एक समान प्रॉपर्टी दर्शाने वाले जो एलिमेंट है उनको अगर एक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग अगर एक टेबल में व्यवस्थित कर दिया जाए तो आप उसे पीरियोडिक टेबल कहते हो। और इनसे एक समान गुणों वाले जो एलिमेंट है उनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। सपोज कीजिए आप ये सोचते हैं कि इतने सारे एलिमेंट है तो उसका अध्ययन कैसे करें। अगर हम एक एक एलिमेंट को रोज पढ़ते हैं तो इनका अध्ययन करना मुश्किल है। और इतने सारे एलिमेंट है, लगभग 124 एलिमेंट इस समय ज्ञात है, इनका अध्ययन करना काफी कठिन हो जाता है। इन अध्ययन के लिए हम क्या करते हैं, इनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं और इनको फिर वर्ग के रूप में या ग्रुप के रूप में आप पढ़ते हो और ग्रुप के रूप में इजी इसको पढ़ा जाता है। एक ही प्रॉपर्टी वाले सारे, एक ही समान लक्षण वाले सारे एक ही ग्रुप में रखने से, एक ही वर्ग में रखने से, एक ही समूह में रखने से लगभग सभी के कैरेक्टर एक साथ पढ़े जा सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं क्या जरूरत है, क्या नीड है क्लासिफिकेशन की, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन की, तो ये आवश्यकता है। अगर हम पूरे एलिमेंट को वन बाय वन पढ़े तो सिमिलर एटम जो है वो बार बार आएगा और एक व्यक्ति किसी एक विशेष एटम के बारे में बताता है तो वह दूसरे एटम के गुणों में समानता दर्शाने के कारण हम उनमें कंफ्यूजन उत्पन्न करेंगे। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करना कंपल्सरी हो गया था और क्लासिफिकेशन करके हम इसे टेबल में अरेंज कर लेते हैं ताकि एक ही प्रजाति या एक ही लक्षण, एक ही सिमिलरिटी लक्षण दर्शाने वाले जो एलिमेंट है उनको ग्रुप में रखा जा सके। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए कई वैज्ञानिकों ने अपना अपना सिद्धांत दिया, कई वैज्ञानिक जो है इनको क्लासिफाइड कर चुके हैं। ये पीरियोडिक टेबल जो है उसका वर्गीकरण या पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट जो है काफी पुराना है। कई लोगों ने इनका सिद्धांत मतलब ग्रुप बनाने का, टेबल बनाने का प्रयास किया। इनको हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं, जिनका जो प्रयास सफल रहा या अब तक प्रचलित है और जिनका आधारभूत आधुनिक पीरियोडिक टेबल में योगदान है उनको ही हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं लुईस का क्लासिफिकेशन। लुईस ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के लिए क्लासिफिकेशन का एक नया अध्याय शुरू किया था और उन्होंने कहा था कि जितने भी प्रकार के प्रकृति में तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं, उनको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक को हम मेटल कह सकते हैं और दूसरे को नॉन मेटल यानी धातु और अधातु। धातु वे यौगिक होते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रहती है, वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जैसे सोडियम है या पोटेशियम है, ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, इसलिए हम इन्हें धातु कहते हैं। इसी प्रकार अधातु या नॉन मेटल हम उन तत्वों को कहते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति नहीं होती या एक्सेप्टिंग प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, उनको हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं।
धातु और अधातु का वर्गीकरण और उनकी परिभाषा देने के साथ साथ उन्होंने अंतर भी बताया था, धातु में क्या अंतर है। धातु जो है वो काफी हार्ड होता है, परंतु ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब भंगुर प्रवृत्ति का नहीं होता, धातु में ब्रिटल प्रवृत्ति या गुण नहीं पाया जाता। जबकि नॉन मेटल जो है वो सॉफ्ट होता है और ब्रिटल भी होता है, भंगुर प्रवृत्ति का भी होता है। धातु में जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी पाई जाती है, यानी चालकता पाई जाती है, ताप और ये आपकी विद्युत धारा के प्रति ये चालक होते हैं। जनरली नॉन मेटल जो है वो नॉन कंडक्टिव होते हैं और ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते। मेटेलिक जो है वो लुस्टर होते हैं, यानी चमक देने वाले होते हैं। धातु जो है वो चमक देते हैं, मगर नॉन मेटल जो है वो चमक नहीं देता। इसके अलावा दे आर द सोनोराउस, मतलब ये जो धातु होते हैं उनको चोट मारने पर एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि अधातु या नॉन मेटल में ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता। धातुओं में मतलब चोट मारने पर ध्वनि उत्पन्न करने का गुण सबसे सुनहरा या बहुत बढ़िया गुण है, जिसको हम सोनोराउस कहते हैं। अब बात करते हैं इस लुईस क्लासिफिकेशन की। क्या ये क्लासिफिकेशन सही रहा? नहीं, ये क्लासिफिकेशन सही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसमें खूब सारी कमियां हैं। ये कौन कौन सी है देखते हैं। पहली कमी है the number of the elements increase the classification become the insufficient for the study of the element। इतने सारे एलिमेंट हो गए जो धातु है या अधातु है, जिनका क्लासिफिकेशन करना बहुत कठिन हो गया और इनके स्टडी भी कठिन हो गए। क्योंकि हम धातु कहेंगे तो सारे धातु एक साथ आ जाएंगे, अधातु कहेंगे तो सारे अधातु एक साथ आ जाएंगे, तो हम इनका अध्ययन करना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं उस समय धातु के बीच, धातु और मतलब अधातु यानी नॉन मेटल के बीच की कड़ी, यानी आप जिसको मेटेलॉइड कहते हो या उपधातु कहते हो, उसका अध्ययन नहीं किया गया था। और ये अध्ययन नहीं होने के कारण से कुछ ऐसे एलिमेंट है जो मेटेलॉइड होते हैं और इनके बारे में लुईस ने कोई व्यवहार, कोई प्रतिक्रिया नहीं दर्शाई थी, इनका गुण नहीं दर्शाया था। इसलिए लुईस का जो यह क्लासिफिकेशन है वो काफी सक्सेस नहीं रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राउड का हाइपोथेसिस। प्राउड हाइपोथेसिस क्या है? इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा कि सारे के सारे जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से बने होते हैं। ही simply assumed that all element are made of the hydrogen, so we can say that हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक जो एलिमेंट है उसके एटम का जो वेट होगा वह n गुणा हाइड्रोजन एटम के वेट के बराबर होगा। अगर हम हाइड्रोजन के एटम से nवा गुणा करें तो उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट आ जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 माना गया है और n जो है वो एक नंबर है, इंटीजर है, जिसका मान 1 से लेकर के अनंत तक हो सकता है। अब किसी भी एलिमेंट का अगर भार नोट करना है तो आप किसी एक निश्चित संख्या से गुणा करके उस तत्व का हाइड्रोजन के भार से निश्चित संख्या से गुणा करके उसका भार निकाल सकते हो। मगर यह जो सिद्धांत है वो सबके लिए लागू नहीं हो सकता। क्यों? पहले इसकी ड्रॉबैक देखते हैं। एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फाउंड बाय द हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के समान या हाइड्रोजन से नहीं बनाया जा सकता या हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। और ये कहता है कि एटॉमिक वेट ऑफ द ऑल एलिमेंट वर नॉट फाउंड एज द होल नंबर, यानी सभी तत्वों के एलिमेंट के जो एटॉमिक वेट है वो होल नंबर में नहीं होते, कुछ के इंटीजर में भी होते हैं या भिन्नांश में भी होते हैं, पॉइंटों में भी होते हैं। जैसे क्लोरीन का जो है वो 35.5 एटॉमिक वेट होता है। इसी प्रकार स्ट्रोंशियम का जो वेट है वो 87.5 होता है। तो यहाँ पर ये जो रूल है वो फेल हो जाता है। वैसे केवल इसमें इन्होंने एटॉमिक वेट के आधार पर ही ये बात कही थी। थर्ड हम लेते हैं डेबोराइन का ट्राइड रूल। ट्राइड रूल मतलब तिर्यक रूल या त्रिक नियम, हिंदी में हम कह सकते हैं त्रिक नियम। त्रिक नियम क्या है? ये डेबोराइन ने दिया था, 1817 में दिया था और इसने ये माना था कि अगर हम 3 के एलिमेंट का एक समूह बनाए
तो उसे हम त्रिक मतलब त्रिक कह सकते हैं या डेबोराइन ट्राइड कह सकते हैं। He made group of the three element having the similar chemical property called the tride। मतलब त्रिक समूह किसे कहा? तीन तीन एलिमेंट के मतलब ग्रुप को जिनके लक्षण या केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। In the Deborine tride, the atomic weight of the middle element is nearly equal to the average atomic weight of the first and third element। ये कह रहा है कि अगर हम इस त्रिक के ग्रुप में रखें तो बीच वाले तत्व का जो एटॉमिक भार है वह फर्स्ट और सेकंड के एटॉमिक भार का एवरेज रेशियो है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लोरीन लिया, यहाँ पर आयोडीन लिया, इसका होता है 35.5 और आयोडीन का होता है 127। तो इन दोनों का जो एवरेज रेशियो है वो एवरेज रेशियो आपका आ गया 81.2 जो कि ब्रोमीन का है। लगभग एक्स का मान यहाँ पर एवरेज रेशियो निकाला गया, एवरेज एटॉमिक वेट निकाला गया। इसी प्रकार कैल्शियम और बेरियम का अगर हम देखें 40 और 137, अगर हम उनका एवरेज निकाले तो 88.5 आता है, जो स्ट्रांसियम का 87.5 के आसपास है। तो ये कह रहा है कि अगर हम तीन तीन के ग्रुप में एलिमेंट को अरेंज करें तो प्रत्येक एलिमेंट एक केमिकल प्रॉपर्टी दर्शाते हैं और दोनों फर्स्ट एंड थर्ड जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक वेट का औसत मान जो है वो बीच वाले केमिकल का या एलिमेंट का औसत वेट होगा या एटॉमिक वेट होगा। तो इस प्रकार इन्होंने एटॉमिक वेट निकाला था। यहाँ पर x का मान जो है वो एवरेज एटॉमिक वेट को दर्शाता है, जो मिडल एलिमेंट है उसके एटॉमिक वेट को है। इस प्रकार के और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का एग्जांपल हो सकता है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी का उदाहरण हो सकता है, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम का एग्जांपल हो सकता है। और इसी प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन का या स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनियम का। तो इस प्रकार से हम कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं। मगर यह नियम जो ट्राइड रूल है वो भी फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि इसके कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। सारे जो एलिमेंट है उनको हम इस प्रकार से अरेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर एक कुछ बातें कर लेते हैं इसके बारे में। पहले, for a Deborine tride, all the three elements should belong to the same group। ये कह रहा है सेम ग्रुप से लिए गए थे। और for the Deborine tride, the difference in the atomic number should be 8 to 18। इनके अंतर जो है एटॉमिक नंबर में वो 8 और 18 होना चाहिए। अब बात आती है इसमें कुछ कमियों की। तो ये बात ये कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम सारे केमिकल को, सारे एलिमेंट को इन तीन तीन के ग्रुप में अरेंज करें तो सभी को अरेंज करना इम्पॉसिबल है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर लिया, लिथियम और सोडियम का एक ट्राइड बनाया जिसमें 1 और 23 है, जिसका एवरेज जो है वो 7 के करीब नहीं आ सकता। इसी प्रकार ऑक्सीजन और सेलेनियम को लिया तो यहाँ पर इन तीनों को अगर हम करें तो एवरेज जो रेशियो है वो 32 नहीं आ सकता, जो सल्फर का एटॉमिक वेट नहीं हो सकता। इस कारण हम कह सकते हैं कि यह रूल अच्छी तरह से लागू नहीं किया जा सकता। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए क्या कि आयरन, कोबाल्ट और निकल डोबराइन का ट्राइड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इनके एटॉमिक वेट का एवरेज देखें तो ये एटॉमिक वेट का एवरेज कोबाल्ट के बराबर नहीं आता। इस कारण से ये डेबोराइन का क्या नहीं है? ट्राइड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो चौथा पॉइंट है। 1865 में न्यूलैंड ने यह सिद्धांत दिया था, एक अष्टक रूल निकाला था। इन्होंने कुछ जैसे इंडियन सरगम होती है संगीत में, सा रे गा मा पा ध नी सा, ठीक इसी प्रकार इस रिदम को लेकर के इन्होंने ये कहा कि अगर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर हम किसी एलिमेंट को अरेंज करें तो इस अरेंजमेंट में प्रत्येक 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्विवेलेंट होता है। जैसे सारे गामा पा में 8वां स्वर जो है वो पहले स्वर के इक्विवेलेंट होता है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा का मतलब ये पहले के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो इसी प्रकार इन्होंने
एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट को अरेंज किया और एक टेबल अरेंज करवाई, और इस टेबल में ये देखा कि 8वां सदस्य पहले एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी के समान दर्शाता है। इसी को हम न्यूलैंड का अष्टक रूल कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं, लिथियम के बाद हम बात करें यहाँ पर इसको 3 नंबर माने तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वां सोडियम आ गया। तो लिथियम और सोडियम दोनों एक समान प्रॉपर्टी दर्शाते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम एक समान दर्शाते हैं, बेरियम और एल्यूमिनियम एक समान दर्शाते हैं, कार्बन और सिलिकॉन एक समान दर्शाते हैं। तो ये एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखा गया है और प्रत्येक 8वां सदस्य इसमें समानता दर्शाता है। जैसे अगर सोडियम को करें तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और इसके बाद ये 7 हो गए, तो 8वां जो सदस्य है वो पोटेशियम है। अब बात आती है कि आप यहाँ पूछते हो सर ये क्लोरीन के बाद तो आर्गन आता है। बेटे उस समय आर्गन जो है अक्रिय गैस में शामिल होता है और अक्रिय गैस का पता नहीं था, इसलिए अष्टक नियम काफी प्रचलित रहा और काफी पॉपुलर रहने का कारण यह है कि इन्होंने सबसे पहले एक टेबल बना करके ये प्रेजेंट किया कि आप एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज कर सकते हो। ये काफी सफल भी रहा, परंतु सफलता का राज जो है वो तब खत्म हो गया जब नोबल गैस या इनर्ट गैस जो है, इनर्ट गैस का जब पता चला कि ये गैस भी होती है, क्योंकि उस समय इनकी खोज ही नहीं हुई थी। द प्रॉपर्टी ऑफ द लिथियम, ये मैंने बता दिया है कि ये सारे जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के समान होंगे। 8वां सदस्य। अब बात आती है इसकी ड्रॉबैक की। ड्रॉबैक रहेगा बिल्कुल, क्योंकि ये सफल तो रहा है उस समय, मगर जैसे इनर्ट गैस का मतलब उद्घाटन हुआ या ज्ञात हुई ये इनर्ट गैस की जानकारी हुई, तो प्रत्येक मतलब वर्ग में अगर हम इनको एटॉमिक वेट से रखें तो 8वां सदस्य जो आता है वो पहले से तुलना करने वाला था, मगर यहां पर कौन आ गया 8वां सदस्य, इनर्ट गैस आ गई। इनर्ट गैस आने पर यह अष्टक रूल जो है वो पूर्णतः फेल हो गया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि दिस रूल इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, यानी यह 20 नंबर के सदस्य तक तो वैलिड है, बिकॉज आफ्टर द कैल्शियम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट there is the difference of the 18 elements inside or instead of the 8 element। वहां पर 8 एलिमेंट की तुलना में 18 एलिमेंट हो जाते हैं, तो 18 का अंतर और 8 का अंतर, ये अष्टक नियम 8 वाले पे लागू था, 18 पे लागू नहीं होता। इस कारण से यह जो एटम है उनको 1 से लेकर के 20 तक एटम को यह सूटेबल तरीके से यह अरेंज कर सकता है, उसके बाद वाले को यह अरेंज नहीं कर सकता। अब बात करते हैं एक आधुनिक पीरियोडिक टेबल का पूर्व जनक मान लेते हैं या पूर्व आभास मान लेते हैं, जो इसने काफी प्रयास करके एक मतलब पीरियोडिक टेबल स्थापित की। कौन था? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। हाँ, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी, मगर किस आधार पे? मेंडलीव ने अपना एक रूल बनाया जिसको हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ये 1869 की बात है, यानी 1869 की बात है, और इन्होंने एक टेबल बनाने के लिए खुद का एक रूल दिया, और उस रूल को हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक परमाणु के भौतिक और रासायनिक गुण उस तत्व के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। According to him, the physical and chemical property of the element are the periodic function of their atomic mass। यानी परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, और इस आधार पर इन्होंने एक टेबल तैयार की। इस टेबल को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एटम को व्यवस्थित किया। इन्होंने 8 ग्रुप बनाए। 8 ग्रुप को फर्स्ट रोमन संख्या में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके 8 ग्रुप इसने बनाए। प्रत्येक ग्रुप को इसने 2 भागों में विभाजित किया, ए एंड बी। 2 ग्रुप में विभाजित किया, ए एंड बी। यहां पर हम इसको कहेंगे फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। इसी प्रकार ये कहेंगे सेकंड ए और सेकंड बी। इस प्रकार प्रत्येक ग्रुप को इसने 2 भागों में विभाजित किया, थर्ड ए एंड थर्ड बी। इसको कहेंगे फोर्थ ए एंड फोर्थ बी, फिफ्थ ए, फिफ्थ बी, और 6A एंड 6B,
और ये आ गया 7th A एंड 7th B, और ये 8th ग्रुप है। और 8th ग्रुप को आप यहां 3 ग्रुप में बांट सकते हो। उस समय अक्रिय गैस का अध्ययन नहीं हुआ था, मगर बाद में जब अक्रिय गैस का अध्ययन हुआ तो इन्होंने इसे शून्य ग्रुप के रूप में, यहां पर शून्य ग्रुप के रूप में इसके आगे या पीछे एक ग्रुप और बना दिया। इस प्रकार 8 तो ये कॉलम हो गए, और इसके अलावा एक 9वां कॉलम शून्य ग्रुप का और हो गया। इस प्रकार एक नई टेबल का इन्होंने निर्माण किया, जो आपका मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ मानता था। अब इस टेबल की क्या खास बात थी? जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी, उस मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या खास बात है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट। सारे जो एटम है उनको एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया था। और सेकंड बात करें, 63 एलिमेंट वर नॉन, उस समय 63 एलिमेंट थे ज्ञात, और नोबल गैस वर नॉट डिस्कवर्ड, उस समय ज्ञात नहीं थी। अगला पॉइंट देखें, वी हैव द फर्स्ट साइंटिस्ट, he was the first scientist of the classify the element in the systematic manners। ये वो पहला साइंटिस्ट था जिसने सारे तत्वों को एक सिस्टमेटिक मैनर से वर्गीकृत किया। इन द हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम, इन्होंने जो टेबल बनाई उसको कॉलम और रो में डिवाइड किया। नेक्स्ट बात करें, हॉरिजॉन्टल रो को इसने क्या नाम दिया था? पीरियड। आगे भी हम इसी को पीरियड कहेंगे। और देर आर द 7 पीरियड, इसकी टेबल में 7 पीरियड थे। ये बात ध्यान रखने वाली है, एक एक बात पर एक एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको इसे अच्छी तरह से याद कर लेना है। और पीरियड्स इन द मेंडलीव टेबल, कितने पीरियड थे? 7 पीरियड थे। नेक्स्ट बात, वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड द ग्रुप, उनको क्या कहते हैं? जो ऊर्ध्वाधर जो कॉलम है उनको क्या कह रहे हैं? ग्रुप। ग्रुप या वर्ग कहते हैं, हिंदी वालों के लिए वर्ग कहते हैं। पीरियड को क्या कहते हैं? आवर्त। आवर्त। तो ये वर्ग और आवर्त हम बात करते हैं। देर वर 8 ग्रुप, यहां पर कितने थे? 8 ग्रुप थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। ईच ग्रुप अप टू 7 इज डिवाइडेड, 7 तक जो है वो प्रत्येक ग्रुप ए और बी में डिवाइडेड था, सब ग्रुप में। इसलिए हम उसको क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, ठीक है। इस प्रकार से तो ग्रुप डिवाइडेड था। ए ग्रुप जो है वो एलिमेंट, जितने ए ग्रुप के जो एलिमेंट होते थे उनको हम नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं, और बी ग्रुप के जो एलिमेंट है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूं। देखिए, यहां पर हमने ए और बी को डिवाइड किया था। ए ग्रुप के मतलब फर्स्ट ए के जो ग्रुप है वो नॉर्मल एलिमेंट है, और फर्स्ट बी के जो ग्रुप है उनको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट कहा है। तो इस प्रकार प्रत्येक ग्रुप को इसने डिवाइड कर रखा था। नेक्स्ट हम बात करें, 8वां जो ग्रुप है कंसिस्ट द 9 एलिमेंट इन द 3 रो, जिसको हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, द एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप एक्सहिबिट द सिमिलर प्रॉपर्टी। इसकी यही खास बात इस पीरियोडिक टेबल को अच्छा पीरियोडिक टेबल और वैलिड पीरियोडिक टेबल बनाती है कि सारे जो एलिमेंट है जिनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी समान है उनको एक ही ग्रुप में यह प्रेजेंट कर रहा है। मेंडलीव जो है उसकी जो मेरिट या एडवांटेज क्या है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, वो और देख लेते हैं। क्या क्या एडवांटेज है? पहली, स्टडी ऑफ द एलिमेंट। The first time all the known element were classified in the group according to their similar property, so the study of the property of element become easier। यानी ये पहला साइंटिस्ट था जिसने सारे एलिमेंट को जो उस समय ज्ञात थे उनको ग्रुप में अरेंज करके एक इस प्रकार की टेबल बनाई, जिसको हम पीरियोडिक टेबल को, उनकी प्रॉपर्टी को, एलिमेंट की प्रॉपर्टी को आसानी से ज्ञात कर सकें। प्रिडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट, इन्होंने ये बताया कि पूर्व ज्ञात बता दिया कि कुछ नए एलिमेंटों की खोज होने वाली है और ये एलिमेंट यहां पर आने वाले हैं। इट गिव द इनकॉरेगमेंट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द न्यू एलिमेंट एज सम गैप वर द लेफ्ट इन इट।
इन्होंने कुछ जगह छोड़ दी नए एलिमेंट की खोज के लिए कि यहां पर एक नए एलिमेंट आएगा और उसका कोई नाम होगा, और नाम भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम के बाद जो आने वाला तत्व है उसके लिए गैलियम का नाम छोड़ दिया था, और इसी प्रकार जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद टेक्नीशियम जो है उसके लिए जगह छोड़ दी थी। दीज वर द एलिमेंट for whom the position and property were well defined by the Mendeleev even before their the discovery। खोज से पहले ही उन्होंने जगह और गुण बता दिए थे। ये सबसे ज्यादा एडवांटेज है इसकी कि ये खाली जगह छोड़ दी थी। अब आप इसको कैसे अध्ययन करें, इन्होंने कैसे छोड़ा, मैं इसको एक यहाँ टेबल में बता देता हूं। देखिए, एका एल्यूमिनियम इन्होंने ये जगह बता दी थी कि इसका एटॉमिक मास लगभग 60, इसका नाम होगा एका एल्यूमिनियम, और ये एक कोई तत्व है जो एल्यूमिनियम के बाद आएगा या एल्यूमिनियम के नीचे आएगा, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था, उसका नाम बताया था एका एल्यूमिनियम, जो बाद में जब पाया गया तब इसका नाम गैलियम पड़ा, और इसका एटॉमिक वेट जो है वो 68 के लगभग यानी 70 इसका पाया गया। तो ये सारे जो प्रॉपर्टी है वो एल्यूमिनियम के इक्विवेलेंट हो गए। इसी प्रकार एका सिलिकॉन इन्होंने पहले ही खोज करके बता दी थी, प्रिडिक्ट कर दिया था, और इसका एटॉमिक वेट जो है, मास जो है वो 72 बताया था, जो लगभग 72.6 मास पाया गया है। तो पहले ही इन्होंने कुछ जगह छोड़ दी थी अपनी टेबल में। करेक्शन ऑफ द डाउटफुल एटॉमिक वेट, इन्होंने कुछ डाउटफुल एटॉमिक वेट है उनका करेक्शन भी किया था, और ये करेक्शन किस प्रकार से किया उसके लिए इन्होंने बताया कि एटॉमिक वेट जो है वो वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। कोई भी परमाणु जो है उसका एटॉमिक वेट उसकी वैलेंसी और उसकी इक्विवेलेंट वेट के बराबर, मतलब मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट के बराबर होगा। उस समय जो इन्होंने जैसे जैसे खोजा था वैसे वैसे बता दिया, कोई बात नहीं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेरिलियम जो है उसकी उस समय ये बताया गया तो 4.5 जो है वेट होता है, क्योंकि उस समय ये बताया गया था ये एक ट्राइवेलेंट है जिसकी संयोजकता कितनी है, 3 माने गए थे, मगर बाद में पता चला कि बेरिलियम जो है उसकी संयोजकता 2 ही होती है। अब 2 होती है तब इसका एटॉमिक वेट जो है वो 13.5 होता है, ये इसने करेक्शन कर दिया था। इस प्रकार कई सारे एटॉमिक वेट और का करेक्शन किया गया था, जिससे जैसे उनके वैलेंसी का सही मान पता चला और इक्विवेलेंट वेट का सही मान पता चला। जैसे हम बात कर सकते हैं यूरेनियम का, बेरिलियम का, इंडियम का, एयू गोल्ड का और प्लेटिनम का, इनका सब का बाद में पता चला और करेक्शन किया गया था। ये इस पीरियोडिक टेबल की खास बात रही है। अब हम बात करते हैं कुछ डीमेरिट की। डीमेरिट का मतलब कुछ कमियां रही है पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की, जो हमारे यहाँ पर है, जिसके कारण से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को आज तक नहीं पढ़ा जा रहा, या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियां रही है जिसके कारण से यह आधुनिक पीरियोडिक टेबल का स्थान नहीं ले पाई। पहला, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन कहां रखें, पहले पीरियड में रखें, दूसरे ग्रुप में रखें या तीसरे ग्रुप में रखें, मेटल में रखें, नॉन मेटल में रखें, इसकी जानकारी नहीं दे पाया। हाइड्रोजन रिसेंबल बोथ द एल्कली मेटल, यानी फर्स्ट ग्रुप जो है ए उसमें रखा गया, एंड द हैलोजन जो है वो 7th ए ग्रुप में रखा गया। सो द मेंडलीव कुड नॉट डिसाइड वेयर द प्लेस इट, कहां पर रखा जाए। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप। अगर हम एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग किसी मतलब एटम को अरेंज करते हैं तो एटॉमिक वेट में तो आइसोटोप भी आते हैं, जिनका आइसोटोप किसे कहते हैं बेटे? आइसोटोप का मतलब है वे परमाणु जिनका परमाणु भार समान है, परंतु परमाणु भार तो समान, परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न है। अगर परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो परमाणु भार के अकॉर्डिंग हम मेंडलीव को रखे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में रख रहे हैं तो इनका स्थान जो वो अलग अलग आएगा, इसलिए आइसोटोप जो है वो डिफरेंट मतलब अंतर आ गया और उनको हमें नहीं रख पाए। तो दे शुड हैव द प्लेस द डिफरेंट पोजीशन इन द मेंडलीव टेबल, पीरियोडिक टेबल, बट दे वर
नो सच द प्लेस फॉर द आइसोटोप इन द मेंडलीव टेबल। अगर हम परमाणु भार के अकॉर्डिंग हम देखें तो अलग अलग ग्रुप में आइसोटोप को रखेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। एनोमलस पेयर ऑफ द एलिमेंट, कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनके बारे में हम यहां बोल रहे हैं। There were some pair of the element which did not follow the increasing order of the atomic weight। अगर इसने असामान्य व्यवहार इसने दर्शा दिया या असामान्य ग्रुप इसने बना दिया जो कि एलिमेंट का है, और इनका एटॉमिक वेट जो है इसके रूल का ही पालन नहीं कर रहा है। इसके रूल का मतलब मेंडलीव का रूल था कि अगर हम एटॉमिक वेट को इनके बढ़ते क्रम में रखें तो इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की जो है वो इनके आवृत्ति फलन होती है, परंतु इन्होंने अपने इसी रूल को अपने ग्रुप में ही अपनी टेबल में ही तोड़ दिया। जैसे आर्गन और कोबाल्ट वर द प्लेस बिफोर द पोटेशियम एंड निकल, पोटेशियम और निकल से पहले रखे गए, ठीक है, और पीरियोडिक टेबल में रखे गए, परंतु इनका जो एटॉमिक मास है वो ज्यादा है। जैसे एग्जांपल में यहां पर आपको दिखाया गया, देखिए आर्गन को इसने पहले रख दिया और पोटेशियम के बाद रखा, पोटेशियम को बाद में रखा, जबकि इसका एटॉमिक वेट इसका ज्यादा है। अब ये इसे पता नहीं था उस समय, ये कमी क्या रही, अक्रिय गैसों का या इनर्ट गैसों का अध्ययन बाद में हुआ था। इसी प्रकार टेल्यूरियम और आयोडीन की बात करें तो इसका जो एटॉमिक वेट है ज्यादा है और आयोडीन का कम है, फिर भी टेल्यूरियम को पहले रख दिया गया। इसी प्रकार कोबाल्ट और निकल की बात करें तो इसका है 58.9, ये ज्यादा होते हुए भी निकल से पहले रख दिया। इसी प्रकार थोरियम और प्रोटेक्टिनियम इसका बात करें तो ये 232 और ये 231, इसको पहले रख दिया गया, ये इसकी कमी रही। नेक्स्ट, लाइक एलिमेंट वर प्लेस इन द डिफरेंट ग्रुप, एक जैसे समान भौतिक और रासायनिक गुण दर्शाने वाले जो एलिमेंट है उनको इन्होंने अलग अलग टेबल में रख दिया, अलग अलग ग्रुप में रख दिया। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें प्लेटिनम के और एयू गोल्ड के, इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया। इसको तो रखा गया फर्स्ट बी में और इसको रखा गया एट्थ में, जबकि इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो लगभग सिमिलर है, इसलिए यहां पर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल डिसलाइक होती है। नेक्स्ट हम बात करें अनलाइक एलिमेंट वर प्लेस इन द सेम ग्रुप, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका आपस में कोई गुणों में समानता नहीं है, फिर भी उनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया। जैसे कॉपर है, एजी है और गोल्ड है, इसमें यहां पर एक ही ग्रुप में रखे गए हैं और ये सोडियम और पोटेशियम के साथ रखे गए। While they differ in their property, only similar in the having the 1s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक ns1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान होता है और बाकी इनमें कई सारे जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है, फिर भी इनको एक समान ग्रुप में रख दिया गया है, जैसे यहां पर एग्जांपल दिया गया है। नेक्स्ट, इट वॉज नॉट क्लियर द लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो है वो कहां पर रखे, किस ग्रुप में रखे, आर रिलीज्ड विद द थर्ड ए ग्रुप एंड थर्ड बी ग्रुप में रखे गए और इसका यहां पर कोई एड्रेस नहीं था और न इनके बारे में सही जानकारी थी। और लास्ट हम बात करें द काज ऑफ द पीरियडिसिटी, व्हाई द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीटेड इन द ग्रुप, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ कहते हैं, और इस लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा था कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर chemical property of the element are the periodic function of their atomic mass, मगर यहां पर इसका ये कारण नहीं बताया कि क्यों है, इसका कोई रीजन नहीं बताया और इस रीजन नहीं बताने के कारण भी हम ये जो पीरियोडिक टेबल है उसको नहीं मानते और इसी कारण से ये जो है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल डिस्कस की तो जाती है, काफी हद तक अच्छा प्रयास रहा, परंतु यह सफल नहीं हुआ आधुनिक पीरियोडिक टेबल के समान पीरियोडिक टेबल बनाने में। यह टॉपिक आज हम इतना पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो है वो आपका
आधुनिक आवर्त सारणी यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, आपने मेरा साथ दिया। आपको यदि किसी प्रकार का दिक्कत है या समझ में नहीं आता है तो आप मेरे इस नंबर पे 9983461450 इस पर आप हाय सर लिख करके व्हाट्सएप भेज सकते हो। मैं आपको जो कमेंट्स है या जो भी आपने क्वेश्चन डाउट पूछा है उस डाउट पर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, उसका डाउट आपको क्लियर करवा दूंगा। और इसके जो यूट्यूब वीडियो है उन वीडियो को भी मैं आपको सेंड कर दूंगा अगर नहीं समझ में आया है तो। धन्यवाद।